अच्छा बेटा, अब हम जो है वो इस वीडियो के अंदर असल में बेसिकली हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके एस एल ओज़ दिए गए हैं उसका सोल्यूशन इसमें कैसे दिया हुआ है। तो इसमें एस एल ओ 3.2.1 है, जो आपको क्या दिया जा रहा है कि डिफाइन मोमेंटम। आपको क्या चीज़ पूछी जा रही है? मोमेंटम का। और आपसे ये कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी पजेस ड्यू टू किसकी वजह से होती है? उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से होती है। एम इंटू वी इसका फार्मूला होगा, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो देखिए लेट सपोज द इनिशियल मोमेंटम इज पी एम वन एम वी एफ एम वी आई और एम वी एफ होगी, पी आई और पी एफ। फिर इन्होंने डिफरेंस ऑफ मोमेंटम लिया तो डिफरेंस ऑफ ये आ गया, और करते करते आपने सॉल्यूशन किया तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए का रिजल्ट आ गया। ये मैंने भी आपको करा चुके हैं। तो दोनों तरह, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है एंड विल बी इक्वल्स टू द, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि मोमेंटम जो चेंज हो रहा होता है उसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल आपके पास आ रही होती है। तो ये रिलेशन है आपके पास किस चीज़ का? मोमेंटम का, कि एफ फोर्स जो है दैट इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, इससे आगे चलिए आपके पास, तो आपके पास आता है मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हों तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में वो जो मोमेंटम होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे देखें आप डिफ्रेंशिएट, अभी इन्होंने बता दिया कि u1 u2 है। अच्छा, इसकी पूरी डेरिवेशन मैंने अभी आपको करवाई हुई है, इसके अंदर इन्होंने शायद पूरी नहीं दी है, लेकिन वो यहीं से ही आपको पता लग जाएगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? जिसमें एनर्जी और मोमेंटम तमाम के तमाम क्या रहे? कंजर्व रहे। जबकि इन इलास्टिक के अंदर आपके पास एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अब देखिए ये इलास्टिक कोलिजन है, m1 ma और mb दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ma और mb बिफोर और आफ्टर आपके पास चेंज हो गए हैं, लेकिन आपके पास देखिए इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? मोमेंटम भी कंजर्व रहा है सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर, टोटल एनर्जी यानी कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है वो भी कंजर्व रहे, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहे? कंजर्व रहे। जबकि दूसरे वाले केस में अगर कोलिजन इन इलास्टिक हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि इन इलास्टिक में ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर लेता है एंड मुमकिन है कि मोमेंटम कंजर्व हो जाए या टोटल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंजर्व्ड। अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों सिस्टम की अलग अलग मालूम करें तो यू विल गेट डिफरेंट, यानी कि टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट या ट्रांसफ़र नहीं होती। लाइक एक ऑब्जेक्ट की अगर 5 है और दूसरे की 0 है, जब वो टकराया तो 5 वाले की अगर 0 हो गई है तो 0 वाले की 5 हो जानी चाहिए इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इन इलास्टिक में क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी की वजह से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके आगे चलिए 3.2.6 अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। तो अब ये देखिए लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही क्या है? m1 u1 आया, m2 u2 आया। अब जब दोनों टकराए टोटल मोमेंटम बिफोर, टकराने से पहले तो m1 u1 m2 u2, देखिए ये m1 है, ये u1 m2 है। टकराने के बाद इनके मोमेंटम m1 v1 और m2 v2 हो गए, और इनको समअप किया तो व्हाट यू विल गेट आंसर? m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? m1 u1 प्लस m2 u2 v1 प्लस v2। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दैट रिमेन्स द सेम। अब कह रहे हैं डिटरमिन द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम एंड डिफरेंट masses बाय यूजिंग लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि टकरा लेने के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं तो बताइए टकराने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसने जब इस बड़े ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया सपोज m2 को, तो स्ट्राइक करने का तो इस m2 की वेलोसिटी क्या होगी ये ज़रा बताइए आप। यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तो पहले u1 थी, टकराने के बाद इसकी v1 हो गई, लेकिन इसकी पहले वेलोसिटी सपोज रुका हुआ है या u2 है, तो टकरा लाने के बाद जो v2 वेलोसिटी होगी इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए? तो वो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। अब इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम साइज़ के, इनके मैसेस जो हैं वो दोनों का, इसका भी मैस m है, इसका भी मैस m है, ये रेस्ट में रुका हुआ है, यानी कि इसकी u2 जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर।
ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। सपोज इसकी v1 जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो कोलिजन इलास्टिक होगा। स्ट्राइक करने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी टकरा जाने के बाद जो v1 होगी दैट बिकम 0, रुक जाएगा। जब ये रुक गया तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल शिफ्ट इट्स कंप्लीट वेलोसिटी इनटू द नेक्स्ट बॉडी, तो इट विल स्टार्ट्स मूव, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी कि जिस स्पीड से ये मूव कर रहा था दूसरा ऑब्जेक्ट उसी में स्पीड से आगे मूव करने लगेगा और पहला ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मैसेज स्ट्राइकिंग ईच अदर, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी v2 वो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v1 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि ये दोनों जो रिलेशंस हैं ये किसके लिए, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग सेम मैसेज, जब इनके मैसेज सेम हो, एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और पहला ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में हो, रेस्ट में हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था इट विल स्टार्ट मूव विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो ये पहला केस होगा। तो देखिए u2 इज इक्वल्स टू v1 आएगा आपके पास। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है u2 इज इक्वल्स टू v1 के बाद, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी, और दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है m1। अब आप ये बताइए कि ये m2 है, ये बहुत बड़ा है, और m1 बहुत छोटा है। अगर ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है तो आप जानते हैं कि जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो इसका मास इतना ज़्यादा है, इसका इनर्शिया इतना ज़्यादा होगा कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करने के बाद इसको मूव नहीं करा सकेगा। जब मूव नहीं कराएगा तो दिस ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक विद द सेम वेलोसिटी। तो अब आप ये बताइए कि पहले ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में और सपोज इसकी वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर स्ट्राइकिंग जब ये टकरा के वापस लौटेगा तो इसकी अब जो वेलोसिटी u2 होगी वो कितनी होगी, वो -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी कि पहले के मुकाबले में अपनी ही वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव में, और इसकी स्पीड के ऊपर इसकी v1 भी 0 होगी और u1 भी क्या होगी 0। तो यानी कि ये चूँकि हैवी ऑब्जेक्ट्स है लिहाजा टकराने से पहले भी रुका हुआ है और टकराने के बाद भी रुका रहेगा, तो इट विल रिटर्न बैक विद द सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो v1 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, u1 के, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि वी विल हैव टू अप्लाई अ नेगेटिव साइन विद इट। और इसके अंदर जो तीसरा केस है वो ये है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स इसका u1 और इसकी u2 ये दोनों जो हैं वो किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। नाउ इन दैट केस इफ़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर पहला ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाने लग जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ v2, तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ v1। यानी कि पहला ऑब्जेक्ट अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ये बुलेट फायरिंग का है कि अगर दोनों स्टैटिक हैं, इफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइटवर्ड डायरेक्शन तो अनदर वन मस्ट मूव टू द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इससे पहले गालिबन आप देख चुके हैं। तो ये कह रहे हैं 3.2.8 एक्सप्लेन सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग सीट बेल्ट। जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उसके अंदर आपने किसको इंक्लूड करना है, सीट बेल्ट को। एयर बैग्स होते हैं, क्रम्पल जोन होता है गाड़ी का। क्रम्पल जोन कौन सा होता है, वो हिस्सा होता है जो कि मडगार्ड या आपके पास जो बम्पर होता है गाड़ी का सॉफ्ट बनाया जाता है वो, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम के रिलेटिवली। तो अभी आप बताइए कि क्या करें, व्हेन द कार क्रैशेस, जब गाड़ी क्रैश करती है, इट्स कंटेंट एंड द पैसेंजर डीसेलरेट। अब क्या होता है उस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं या जो पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं, वो डीसेलरेट करते हैं, यानी कि डी एक्सेलरेशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में रैपिडली बहुत क्विकली जाते हैं। जब बहुत क्विकली जाते हैं तो टाइम जो होता है टाइम वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। जब टाइम रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स दे एक्सपीरियंस अ ग्रेट, उस वक्त उनको जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो कौन सी फोर्स होगी, वो दैट विल बी अ ग्रेट फोर्स एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट कॉजेज इंजरी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंजरी के चांसेस हैं, आप गाड़ी के बाहर भी जा सकते हैं। तो मॉडर्न कार्स ऑल्सो हैव सेफ्टी फीचर्स जिनमें क्या होते हैं, दैट एब्जॉर्ब्स, जो कि क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप बहुत फास्टली आगे जा रहे हैं तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए
तो इसका मतलब क्या है कि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस काइनेटिक एनर्जी जो फोर्स लग के आपको एनर्जाइज्ड करती है और आप क्विकली आगे मूव करते हैं, उसको रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ सीट बेल्ट, विद द हेल्प ऑफ एयर बैग्स एंड क्रैम्पल जोन। दीज फीचर। अब सीट बेल्ट क्या करती है, दैट इज स्टॉप टम्बलिंग अराउंड इनसाइड द कार, गाड़ी के अंदर आपको गिरने से रोकती है, क्योंकि आपने आगे की तरफ मूव करना होता है जब टकराएंगे। हाउएवर दे आर डिज़ाइन टू स्ट्रेच, जबकि होता क्या है, जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये इसको डिज़ाइन किया जाता है बेल्ट को कि स्ट्रेचेबल बेल्ट होती है, वो आगे की तरफ लेके जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में आने में, रुकने में इट विल टेक मोर टाइम। जब वक्त ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको देखिए टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बेल्ट जब खींचती है तो आपको स्टॉप होने में, ज़ीरो तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स जो होगी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एयर बैग्स जो होते हैं वो उसी टाइम के ऊपर जब ओपन होते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, फॉर द हेड्स मोमेंटम टू द सो रिड्यूस द फोर्स ऑन इट। तो अब ये क्या करते हैं, एयर बैग जो होते हैं वो सॉफ्ट कुशन को फॉर्म करते हैं सामने की तरफ, जो जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपका चेहरा जो होता है वो उससे जब टकराता है तो वो एयर बैग्स जो होते हैं वो अगर खुदा न खास्ता अगर मौजूद ना हो आगे, तो जो आगे का विंड स्क्रीन जो होता है वो अगर क्रैश कर जाता है तो उससे आप जो है वो इंजरी हो सकती है। उससे बचाने के लिए फिर ये हम प्रिवेंट कट्स वगैरह के लिए हम एयर बैग्स को। अब बात कर रहे हैं ये क्रैम्पल जोन की, ठीक है। अब क्रैम्पल जोन में क्या होता है, साइड इम्पैक्ट क्रैम्पल जोन्स होते हैं और फॉरवर्ड भी क्रैम्पल जोन्स होते हैं। इनमें क्या किया जाता है कि क्रैम्पल जोन्स आर द एरियाज ऑफ द व्हीकल दैट आर डिजाइन टू क्रश इन कंट्रोल्ड वे इन अ कोलिजन। यानी कि अगर यहाँ से कोई चीज़ आके इससे स्ट्राइक कर रही है तो दरवाजे आपने देखा होगा ऐसे कर्व में होते हैं। ये कर्व में क्यों रखे जाते हैं कि जब स्ट्राइक करें भी तो ये दरवाजे की बाउंड्री जो है वो मैक्सिमम स्ट्राइक करके यहाँ तक पहुँच सके। ये बॉडी से अगर पहले ही यहाँ पर है और स्ट्राइक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब जब ये अंदर की, यहाँ पे देखिए गैप है, इधर ये गैप जो है ये इसको अंदर की तरफ लाएगा और आपसे स्ट्राइक या हिटिंग नहीं हो सकेगी, तो इससे आपकी बचत रहेगी। तो ये चीज़ रहिएगा कि यहाँ पे ये क्रैम्पल जोन्स जो होते हैं वो बेसिकली टाइम जो होता है, यानी कि वो जो एरिया होता है वो आप तक पहुँचने से रोकता है, आपका टाइम जो है वो इसको इंक्रीज़ करता है, जिससे आपके पास फोर्स जो होती है वो लेस हो जाती है। जो गाड़ी का जो बम्पर होता है वो भी सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है, वो भी क्रैम्पल जोन के अंदर आता है कि जब वो स्ट्राइक करता है तो बम्पर पहले क्रश होता है फिर बॉडी तक आप आ पाते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या करते हैं, ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 3.3.1, डिस्क्राइब द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बताइए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस कब लगेंगी। अब अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड्स है आर, तो बताइए बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू वन अनदर। हाउ डू वी से कि अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी स्टेट में रह जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट में। स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाने का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अगर इसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस है उससे इक्वल हो जाए तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। जब दोनों इक्वल हो गए तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। व्हेन इट इज़ फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, so that is how in that case we can say that the forces acting on the body is said to be a balanced force। अच्छा, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है कि जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी, लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स यहाँ और 5 इधर अप्लाई कर दी, तो ना ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे जाएगा ना राइट पे जाएगा, बल्कि क्या रहेगा, बैलेंस्ड। बट इफ़ वी आर अप्लाइंग 15 न्यूटन फोर्स टू द राइट एंड 5 न्यूटन टू द लेफ्ट, तो बताइए नाउ द फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड। इफ़ वी ऐड बोथ ऑफ देम then we will get answer 10 Newton. This is the resultant force. Due to unbalancing of the force, the net force is going to be built up here, which produces an acceleration. तो unbalanced forces जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं, unbalanced force किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेंगी। एग्जाम्पल्स, अब जितनी भी हम फोर्सेस अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे होते हैं, अब बताइए टेंशन इन अ स्ट्रिंग, अगर मैं किसी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर देता हूँ तो उस पर अप्लाई होने वाली फोर्सेस बैलेंस। इफ ऑब्जेक्ट्स विद अ स्ट्रिंग मूविंग डाउनवर्ड्स
तो फोर्सेस क्या होंगी, अनबैलेंस्ड होंगी। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको आप समझ सकते हैं। फिर न्यूटन लॉज आ गए कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन प्रोवाइडिंग अप टू इट। अगर आपने सेम कंडीशंस प्रोवाइड की हुई हैं तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट को ड्यू टू इट्स इनर्शिया। फिर इन्होंने एक पैसेंजर बस की एग्जांपल दी गई है कि बस के अंदर पैसेंजर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं। इफ़ वी अप्लाई द ब्रेक्स तो बॉटम जो होता है बस का वो स्टैटिक हो जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द बॉटम दैट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। तो आपके ऊपर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको आगे की तरफ धकेला गया है। इसी तरीके से अगर आप बस में बैठे हो, बस अचानक चलना शुरू कर दे, तो आपका बॉटम जो कि आपके पैर वाला हिस्सा है वो बस के साथ साथ आगे मूव कर जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी का अपर पार्ट जो है दैट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो पीछे रह जाएगा और नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको पीछे की तरफ धक्का दिया गया है। तो ये आपके पास इनर्शिया से रिलेटेड है। अब जब हम सेकेंड लॉ के अंदर क्या है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन सर्टेन मास प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन इट। तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली। तो आपके पास क्या है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आ जाता है, वो इक्वल टू एम में आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की इन्होंने बात की, वो भी एक्सप्लेन कर दी। न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल, ये एक्शन होगा डाउनवर्ड्स और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट ऊपर उठेगा। बलून से एयर बाहर आ रही है एक्शन, तो रिएक्शन में बलून। इसके अलावा फिर ये आपसे कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वेट एंड मास। तो ये मास है और वेट है, तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मास। जबकि वेट जो है वो क्या कहलाता है, वो फोर्स होती है जो अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दैट रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। बट किसी भी चीज़ को यहाँ से उठा के अगर आप चांद पे भी ले जाते हैं तो वो चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं वेट जो है दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप ऊपर जाते जाएं अर्थ से तो वेट आपका कम होता जाएगा, एंड इफ़ यू आर आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ और इफ़ यू आर इन द स्पेस तो योर वेट बिकम ज़ीरो। तो वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता रहता है, चेंज होता है, जबकि ये कांस्टेंट रहेगा। मैस नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को मैं ज़ीरो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वी हैव अ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैस, के मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जब मैं मैस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो मैस ज़ीरो नहीं। जबकि वेट जो है उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं कि अगर आप उसको अर्थ से बहुत दूर ले जाइए, इतना दूर कि वो स्पेस में चले जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि इट्स वेट बिकम ज़ीरो। मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेट जो है वो एक फोर्स है, इट इज़ अ डायरेक्टेड और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट मैस की किलोग्राम, जबकि इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ मैस एंड वेट। अच्छा, इससे आगे अगर आप चलते हैं, देखें बेटा एक मिनट, देखें भाई, इससे आगे अगर आप जाते हैं तो आप सही कह रहे हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट। अब ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम देखेंगे बाद में। इसके अलावा ये टेंशन एंड स्ट्रिंग, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि इसके अंदर इफ़ वी फाइंड द एक्सेलरेशन तो वी हैव दिस फार्मूला। और अगर मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, टेंशन, तो टेंशन के लिए मेरे पास फार्मूला क्या था, ये वाला फार्मूला था फॉर वर्टिकल केस। और हॉरिजॉन्टल केस के लिए जो मेरे पास एक्सेलरेशन है उसके लिए ये फार्मूला है हॉरिजॉन्टल केस के लिए, और हॉरिजॉन्टल केस के लिए टेंशन का फार्मूला आपके पास ये है। आपको मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल केस में टेंशन कम होगा और वर्टिकल केस में टेंशन जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पैसेंजर्स ऑन अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया व्हेन द व्हीकल। अगर एक व्हीकल जो है वो स्टार्ट करे मूविंग सडनली, अचानक झटके से चल पड़े, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऑन सडन स्टॉपेज स्टार्ट मूविंग सडनली। अब अगर ऑन सडन मोशन, अगर अचानक चल पड़े, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू, आपका लोअर पार्ट जो होगा वो मोशन में आ जाएगा इन कॉन्टैक्ट विद, चूँकि बस से लोअर पार्ट जुड़ा हुआ है, वाइल द अपर पार्ट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स रेस्ट। ऊपर वाला हिस्सा जो रुका हुआ था वो रुका ही रहेगा। तो आपके ऊपर जर्क एक्सपीरियंस करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ आपको जर्क लगेगा ड्यू टू इनर्शिया। और अगर आप अचानक चलते हुए रुक जाएंगे तो लोअर पार्ट जो होगा वो अचानक रेस्ट में आ जाएगा कॉन्टैक्ट किया से, जबकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आप आगे की तरफ गिरेंगे तो आपको लगेगा कि यू विल एक्सपीरियंस अ जर्क ड्यू टू इनर्शिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द कार, अच्छा थर्ड क्या है, टर्न्स अ कॉर्नर टू द लेफ्ट। इफ़ द कार बिगिंस टू टेक अ टर्न, अगर एक गाड़ी जो है वो अचानक क्या करती है, टर्न लेती है राइट साइड पे, एज द रिजल्ट यू आर स्लाइडिंग टू द, अगर आप राइट साइड पे जा रही है
तो रिएक्शन के तौर पे आप कहाँ स्लाइड करेंगे, या आप अगर गाड़ी अचानक राइट साइड पे टर्न करती है तो आप जो होते हैं वो उसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर क्या कर जाते हैं, स्लाइटली स्लाइड कर जाते हैं। इन एक्चुअली द कार इज़ बिगिनिंग टू टर्निंग मोशन। अब वो जो टर्निंग मोशन टू द राइट वाइल ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से यू विल कंटिन्यू अवर मोशन इन अ स्ट्रेट। तो स्ट्रेट यानी कि अगर एक गाड़ी है और वो अचानक ऐसे आके यूँ घूमती है तो आप अपनी स्ट्रेट पाथ की मूवमेंट को कंटिन्यू करने के चक्कर में आप इस तरफ जा रहे होते हैं और गाड़ी इस तरफ जा रही होती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर मूविंग अगेंस्ट द टर्निंग पाथ ऑफ दैट कार। अब ये देखिए, ये कुछ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब बताइए, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सर्फेसेज व्हेन सर्फेसेज आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। अब आप ये बताते हैं कि अगर दो सर्फेसेज एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्डअप होगी। अब ये कह रहे हैं कि व्हीकल जो होती है, जो गाड़ी होती है, उसमें टायर की सरफेस के रिलेटिव या रोड कंडीशंस के रिलेटिवली, स्किडिंग और ब्रेकिंग फोर्स के रिलेटिवली फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए, आप जानते हैं कि व्हेन अ कार इज़ रनिंग ऑन द रोड तो फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करती है। देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन, अगर ये रोड है और ये टायर्स हैं तो इन टायर्स और रोड्स के दरमियान यहाँ पे क्या चीज़ होती है, फ्रिक्शन होती है, जो कि सपोर्ट करती है इस गाड़ी को आगे बढ़ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। टायर जो है वो फ्रिक्शन ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है और रिएक्शन के तौर पे कार मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए होता क्या है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता है। एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर एक गाड़ी जो है वो एक चल रही है यहाँ से और आपको यहाँ पे अचानक एक बच्चा नज़र आया, तो आपने यहाँ पे ब्रेक्स जो है वो क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। जैसी ब्रेक्स अप्लाई किए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रुक गई है गाड़ी यहाँ कर, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय, वो डिस्टेंस होता है जो का कवर करती है कार वाइल ब्रेक्स आर बीइंग अप। जब अप्लाई हो रहे हो तो जो डिस्टेंस कवर कर रही होगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे। डोंट नो व्हाट टू राइट in this one. Maybe if the braking distance is more than the friction is less as compared to the shorter braking distance. अब वही वाली बात है कि अगर आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस को रिड्यूस करना है तो आपने इसके ऊपर ब्रेक्स बहुत क्विकली अप्लाई करने होंगे और बहुत स्ट्रेंथफुली अप्लाई करने। जितनी ज़्यादा ब्रेक्स की फोर्स बिल्डअप होगी उतनी ही जल्दी गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस होता है थिंकिंग डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जिसके मुतालिक आप देख के, यानी कि जैसे ही आपको ये बच्चा नज़र आता है तो पहले आप क्या करते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप जब यहाँ पर थे तो आपने इस पोजीशन के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर आपने इस बच्चे को देख लिया था कि भाई ये बच्चा यहाँ पे नज़र आ गया। आपने सोचा कि ये बच्चे को हिट ना कर जाए, देन जो आपकी थिंकिंग है इस ड्यूरेशन में, ये जो डिस्टेंस कवर होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। थिंकिंग डिस्टेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी ड्यूरिंग विच द ड्राइवर डिसाइड टू अप्लाई। जब तक वो डिसाइड कर रहा होता है कि यार अब मुझे ब्रेक अप्लाई कर देना है देखने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिएक्शन डिस्टेंस भी कहलाता है, यानी कि रिएक्शन टाइम जो होता है वो। अब ये बताइए कि अगर थिंकिंग डिस्टेंस कम से कम है तो हादसा होने के चांसेस कम से कम होंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस इंक्लूड द थिंकिंग डिस्टेंस एज वेल एज द ब्रेकिंग। यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात की जाए तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस, ये बी है पॉइंट, तो ए से सी तक का जो फुल डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फुल डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैं कौन सा कहूँगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी कि थिंकिंग से लेके ब्रेकिंग डिस्टेंस को एडअप कर देंगे तो यहाँ टायर सरफेस क्या होती है, इफ़ द सरफेस ऑफ द टायर इज स्मूथ। अगर किसी टायर की सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है, वुड बी लेस फ्रिक्शन। अगर स्मूथ हो गई है तो उसकी फ्रिक्शन क्या होगी, लेस होगी। जब फ्रिक्शन लेस हो गई तो इसका मतलब क्या है कि टायर गाड़ी को आगे चलाने में मुश्किल करेगी और गाड़ी को रोक। तो रफ सरफेस इज ऑलवेज एज द रफ सरफेस, अब दे लेस फ्रिक्शन होगी तो टायर का चलना और रुकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है ऑलवेज इंक्रीज, अगर सरफेस रफ हुई तो वो क्या करेगी, फ्रिक्शन को हमेशा क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अब अगर टायर ओल्ड है या वोन आउट, घिस चुका है, सरफेस स्मूथ हो गई, विच रिजल्ट्स इन लॉन्गर डिस्टेंस कवर्ड व्हेन अप्लाइंग द ब्रेक। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो गाड़ी को रुकने में क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि टायर्स जो हैं वो वोन आउट हो चुके हैं, फ्रिक्शन कम है, तो इट विल टेक मोर टाइम इन ऑर्डर टू स्टॉप। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आपके टायर्स जो हैं, अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए आपने अपने टायर्स जो हैं उनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा रोड की कंडीशन भी डिपेंड करती है कि अगर सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है
रोड जो है वो स्लिपरी है या वेट है, तो भी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देयर वुड बी लेस फ्रिक्शन, अगर पानी पड़ा होगा तो फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसी के रिलेटिवली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इन्होंने 2 एग्जांपल्स फ्रिक्शंस की और दी हैं। फ्रिक्शन की टाइप होती है, एक टाइप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर हो और वो किसी सरफेस पे रोल ओवर कर जाए, घूम जाए, तो इस तरह की इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, इसको हम कौन सी फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है कि वन बॉडी इज रोल ओवर ऑन अनदर, तो दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि टायर्स जो होते हैं वो रोड के साथ रोलिंग फ्रिक्शन में होते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर मैं इसी बॉल को या इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं कि नाउ दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस, अब रोल नहीं कर रहा है, इसके ऊपर घसीट रहा है। घसीटा जाने का मतलब क्या है कि ये स्लाइड कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन को हम कौन सी कहेंगे, स्लाइडिंग कहेंगे। और ये वाली जो होगी ये रूलिंग कहलाएगी। आप जानते हैं कि रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो, अब अगर मैं इसको रूल करता हूँ तो रूलिंग आराम से हो जाएगा, ये फ्रिक्शन लेस होती है। जबकि यहाँ पे स्लाइडिंग जो होती है ये फ्रिक्शन हाई होती है, ये काम मुश्किल से कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे खड़े होकर अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँ, तो ये वाली फोर्स जो है ये लेस फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है ओवर एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस वजह से ये रोल ओवर कर जाएगा। लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास बहुत सारे मेथड्स ऐसे हो सकते हैं जिन मेथड्स के थ्रू मैं फ्रिक्शन को क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अब क्या होता है, बहुत सारी मशीन के पार्ट्स ऐसे होते हैं, फ्रिक्शन अगर मशीन के अंदर फ्रिक्शन मौजूद है, लाइक इंजन के अंदर फ्रिक्शन होते हैं, उनमें बहुत सारे होते हैं जो मूव ओवर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा के स्लाइड कर रहे होते हैं नदर प्रॉपरली। तो उसके लिए क्या किया जाए, लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेट कर दिया जाए, यानी कि ऑयलिंग कर दी जाए, ग्रीसिंग कर दी जाए। इन मशीन अगर मशीन के अंदर कोई पार्ट स्लाइडिंग है जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहा है, घिस रहा है, तो यूजुअली उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय रोलिंग। रोलिंग से रिप्लेस कर देने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि ये 2 सरफेसेस हैं, ये 2 सरफेसेस एक दूसरे से क्या कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे। जब ये स्लाइड करेंगी, और इनको स्लाइड करना भी है, जब ये मुस्तकिल तौर पे वाइब्रेट हो रही हैं या स्लाइड कर रही हैं, तो इनकी स्लाइडिंग करने से हीट प्रोड्यूस होगी और आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल जो होगा वो टर्न आउट होता चला जाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान के सरफेस में हम छोटी छोटी क्या रख देते हैं, यहाँ पे बॉल्स प्लेस कर देते हैं। जब आप ये बॉल्स प्लेस कर देंगे तो ये बॉल बेयरिंग्स कहलाते हैं। अब इसके ऊपर जब स्लाइडिंग होगी तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड या अमाउंट जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एफिशिएंसी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, ये अगला कह रहे हैं वेयर स्लाइडिंग इज अगर कहीं जहाँ पे स्लाइडिंग अनअवॉइडेबल हो, यानी कि वह चेंज है, तो थिक लेयर ऑफ ग्रीसिंग जो है फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन फ्रंट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि फास्टली मूव कर रहा है, सामने की तरफ जा रहा है, कार या प्लेन्स, एरोप्लेन्स हैं या कार्स हैं या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम ओब्लॉन्ग जो होता है उसको हमने ऑब्लीक करेंगे, यानी कि मेड अप ऑफ ऑब्लॉन्ग, उसको हम आगे से बारीक बनाएंगे, यानी कि ऐसी शेप। आपने जहाज़ देखे होंगे, अमूमन जो जहाज़ होते हैं वो जहाज़ का, ये जहाज़ का कॉकपिट हो गया, ये उसके पर हो गए, तो आपने देखा होगा कि ये जो जहाज़ होते हैं ये इसका सामने वाला जो हिस्सा होता है, ये फ्रंट वाला, ये ऑब्लीक होता है। ऑब्लीक का मतलब क्या हो गया कि पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड से क्या होता है कि एयर जो होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है और आपको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होती है। तो एयर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए फ्रंट एंड, फ्रंट एरिया जो होता है वो पतला बनाया, और आपने बहुत सारी गाड़ियों का देखा भी होगा कि इसको पतला ही रखते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आप फोर्स पढ़ रहे होते हैं वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास लास्ट टॉपिक है। ये हम फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम यहीं